लेकिन आज फिक्र अमेरिका के परमाणु उड़ान की, जो भारी तबाही का सिग्नल दे रही है। असल में अमेरिका ने आज अपनी सबसे घातक, सबसे विध्वंसक मिनट मैन 3 मिसाइल का कैलिफोर्निया के वॉन्डनबर्ग बेस से टेस्ट किया है। ट्रंप जिस तरह से लगातार न्यूक्लियर टेस्ट पर बयान दे रहे हैं, उसे देखते हुए मिनट मैन 3 का यह परीक्षण अमेरिका की परमाणु चाहत का एक्सटेंशन बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि यह मिनट मैन 3 का नियमित टेस्ट है और इसका ट्रंप के उन बयानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिनट मैन 3 का परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस लगातार अपनी एक से बढ़कर एक परमाणु मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है। यूक्रेन से युद्ध के बीच ओर्शनिक, पोसाइडन और सरमत का शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। इसके अलावा आर्कटिक में न्यूक्लियर आर्सेनल भी बना रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से मिनट मैन 3 का यह टेस्ट बहुत कुछ कहता है। रूस ने क्या क्या किया? सबसे पहले सिनेवा का प्रदर्शन किया, उसके बाद बुरेवेस्टे का प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद पोसाइडन। लेकिन यह परीक्षण रूस को अमेरिका की सीधी परमाणु चेतावनी जैसा है। हम आपको मिनट मैन 3 की शक्ति बताते हैं। मिनट मैन 3 अमेरिका की सबसे अचूक और सबसे पुरानी आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी है। यह भी एक फैक्ट है। यह मिसाइल अमेरिकी सेना में 1970 के दशक से इस्तेमाल हो रही है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है और 14,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसमें 3 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी अलग अलग लोकेशन पर यह मिसाइल न्यूक्लियर हमले कर सकती है। लेकिन आज के टेस्ट में ऐसा कोई हथियार नहीं लगाया गया था। कहा जाता है कि अमेरिका के पास ऐसी कुल मिलाकर 400 से ज्यादा मिसाइल है, टू बी प्रिसाइज 450 के आसपास, जिसे रूस और चीन के खिलाफ सबसे बड़ा रक्षा कवच माना जाता है। इसका मिनटमैन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सिर्फ 1 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। अमेरिका ने इससे पहले मिनटमैन 3 का परीक्षण इसी वर्ष मई के महीने में भी किया था। आपको लेकर न्यूयॉर्क, काफी ठंड है वहां पर, लेकिन चुनावों की गर्मी भी। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की हार कहें तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। क्यों? वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मॉनसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाली मीरा नायर के बेटे ममदानी जब न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब इसकी गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही होगी। ट्रंप ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीते तो वो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी धमकी दी थी कुछ दिन पहले कि वो ममदानी को डिपोर्ट कर देंगे। अब ममदानी की जीत पर ट्रंप जरूर उदास होंगे। न्यूयॉर्क ने मेयर के लिए पहला मुस्लिम, पहला साउथ एशियन और सबसे कम उम्र का मेयर चुन लिया गया है। ट्रंप ने पूरा जोर लगाया था कि ममदानी किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाए, लेकिन 34 वर्ष के इस डियोवा डेमोक्रेट ने ट्रंप को बता दिया कि उनके वादों में दम था, उनकी बात में वजन था और उनके इरादों में हिम्मत थी। और अब ट्रंप की यह बहुत बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। उसकी वजह है न्यूयॉर्क से वापस डेमोक्रेट कैंडिडेट का मेयर के तौर पर जीतना रिपब्लिकन्स के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पिछली साल न्यूयॉर्क से भी जीते थे। वैसे ममदानी ने पैरामाउंट थिएटर से ही ट्रंप को खुला चैलेंज कर दिया। ममदानी ने कहा इस वक्त ट्रंप जरूर उन्हें सुन रहे होंगे, इसीलिए अपनी टीवी का वॉल्यूम वो जरूर बढ़ा लें। पहले आप ट्रंप पर ममदानी का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने अपनी हार की क्या क्या वजह बताई हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मेयर चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने क्या किया, तो सुनिए। सबसे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस को अपना हथियार बनाया। व्हाइट हाउस ने अचानक ही एक्स पर यह पोस्ट लिख दिया जिसमें लिखा था ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? यानी ट्रंप ही आपके राष्ट्रपति है। वैसे व्हाइट हाउस को यह पोस्ट अचानक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप के आदेश पर ही व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया होगा, जिससे वो संदेश देने की कोशिश कर रहे होंगे कि भले ही ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाएं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं और असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। वैसे ट्रंप ने एक्स पर तो नहीं, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर जरूर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने इस पोस्ट में पोलस्टर्स के दावे के मुताबिक लिखा कि बैलेट पेपर पर ट्रंप का नाम नहीं था और अमेरिका में शटडाउन
ये दो प्रमुख वजह थी जिसकी वजह से रिपब्लिकन उम्मीदवार मेयर चुनाव हार गए। वैसे जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने हार की हताशा में पोस्ट किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में ममदानी का भाषण होने वाला था, तब भी स्टेज के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल का प्रसारण हो रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट। उसमें ममदानी की जीत की खबर चल रही थी, लेकिन तभी व्हाइट हाउस का वही पोस्ट फ्लैश हो गया जिस पर लिखा था ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट, यानी ट्रंप ही आपके राष्ट्रपति हैं। इसके बाद उस चैनल को स्क्रीन से हटाया गया, लेकिन इस पर काफी हूटिंग भी हुई है। वैसे मेयर चुनाव जीतने के बाद ममदानी काफी खुश है। ये खुशी उनके चेहरे पर है। उनका भाषण खत्म होने के बाद थिएटर में भारतीय फिल्म धूम का गाना बजाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मिनटमैन 3 टेस्ट के बाद रूस में हलचल तेज हो गई है। रूस ने कहा कि अमेरिका रणनीतिक तरीके से विध्वंसक हथियार तैयार कर रहा है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। पुतिन ने ट्रंप की परमाणु टेस्ट की घोषणा को गंभीर मुद्दा बताया। रूसी रक्षा मंत्री ने जवाब में परमाणु परीक्षण का प्रस्ताव दिया है। यह चिंताजनक खबर। अगर रशिया ने परमाणु परीक्षण किया तो वो एक पैंडोरा बॉक्स की तरह खुल जाएगा और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में यह सब कुछ शुरू हो जाएगा। आज लॉन्च हुई मिनटमैन 3 मिसाइल ने प्रशांत महासागर को पार करके 7000 किलोमीटर दूर मार्शल द्वीप पर रोनाल्ड रीगन टेस्ट साइट के डमी टारगेट को हिट किया है। मिनटमैन 3 भले ही अमेरिका की सबसे विध्वंसक मिसाइल मानी जा रही हो, लेकिन अमेरिका इसे भविष्य में नए संस्करण सेंटिनल आईसीबीएम से रिप्लेस करेगा। एक बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी मिसाइल है मिनटमैन, लेकिन लागत में भारी वृद्धि और देरी के कारण सेंटिनल मिसाइल कार्यक्रम में फिलहाल कटौती की गई है और सेंटिनल की तैनाती अब संभवतः 2030 या उसके बाद तक होने की उम्मीद है। इसीलिए अमेरिकी वायुसेना का मानना है कि तब तक मिनटमैन 3 का रखरखाव जारी रखना होगा, तब तक मिनटमैन का परीक्षण यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो आप सबके मन में उठ रहा होगा। युद्ध काल में मिनटमैन 3 रूस या फिर चीन की किस मिसाइल का जवाब हो सकता है? उससे पहले एक डिस्क्लेमर, रशिया ने अभी जितनी भी मिसाइलों का टेस्ट किया है वो सभी मिनटमैन से ऊपर है। बुरेवेस्टिक जो मिसाइल है वो 14 घंटे आसमान में रह सकती है और कोई दुनिया का एयर डिफेंस उसको नहीं पकड़ सकता। खैर, रूस के पास जमीन से लॉन्च करने वाली इसी तरह की सरमत आईसीबीएम है। सरमत की रेंज 18,000 किलोमीटर, मिनटमैन 3 की रेंज 14,000 किलोमीटर। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल चीन की DF-41 आईसीबीएम का भी जवाब हो सकती है, जिसकी रेंज अधिकतम 15,500 या 15,000 किलोमीटर है। सरमत में कुल 16 वॉरहेड्स लग सकते हैं। मिनटमैन 3 में बस 3 वॉरहेड्स, जबकि चीन के DF-41 में 10 वॉरहेड्स लग सकते हैं। इस मिसाइल का टेस्ट अमेरिका और रूस के बीच की परमाणु रेस का पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रूस ने बुरेवेस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था। यह रूस की एक परमाणु सक्षम और परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रेंज असीमित बताई जाती है, जिसकी जद में पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप है। और आज जवाब में अब अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। तो सवाल है कि यह रेस कब खत्म होगी? इस न्यूक्लियर रेस का अंजाम क्या होगा? रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं। रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है, जबकि अमेरिका के पास 5225 परमाणु हथियार हैं। अब फिक्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जहां पर इस बार और इस वक्त जेन जी के आक्रोश ने शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों की नींद उड़ा रखी है, होश फाख्ता कर दिए। युवा छात्रों के दिलों में विद्रोह की ऐसी चिंगारी भड़की है कि इस्लामाबाद में खलबली मच गई है। सबसे पहले आप युवाओं के इस गुस्से पर यह वीडियो ट्रेलर देखिए, फिर पीओके में जेन जी के प्रदर्शन की बड़ी वजह डिकोड करेंगे। देखा आपने पीओके जेन जी के गुस्से में किस तरह उबल पड़ा है। पीओके के युवाओं ने अवैध कब्जे से मुक्ति पाने के लिए आजादी की मशाल जला दी है। पीओके में अब यही युवा खेला करने वाले, ठीक वैसे ही जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे दुनिया के कई और देशों में जेन जीज के प्रदर्शनों में देखने को मिला है। लेकिन पीओके में ये छात्र सरकार से और सेना से इतने खफा क्यों हैं? उनकी मांगे क्या हैं? वो कौन सी मांगे हैं जिनकी वजह से जेन जी अब सड़कों पर है? लेकिन सबसे पहले जेन जी के आक्रोश वाली फिक्र की वीडियो फाइल, जिसे दबाने के लिए डरपोक मुनीर ने
फिर से बंदूकों का सहारा लिया है, सुपारी दे दी है। निहत्थे प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलवाने की भारी भूल की है। में भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। मुनीर ने तब भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई थी। उस समय भी मुनीर के जवान पीओके में दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए थे। इस बार भी हालात वैसे ही हैं। इस बार पीओके के जेनजीज ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इस बार पीओके में युवा सत्ता के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या शाहबाज और मुनीर देखते रह जाएंगे और पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसल जाएगा? क्या पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा अब जेनजी खत्म करा देंगे? पीओके में इस बार जेनजी ने किस तरह मुक्ति वाला पूरा माहौल बना दिया है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर इन प्रदर्शनकारियों की मांगों की बात करेंगे। पीओके में इस पूरे हंगामे का कनेक्शन वहां के विश्वविद्यालय से है। यूनिवर्सिटी के छात्र पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब मुनीर के ऑर्डर पर गोलियां चलने लगी तो यह शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। आपकी जानकारी के लिए, पाकिस्तान की फौज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय का मूवी देखा होगा। खैर, अब देखिए, हम बात अभी पीओके की कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी फौज के जो सैनिक आते हैं, इसलिए रेफरेंस जरूरी था। अब देखिए पीओके में यूनिवर्सिटी के छात्रों के गुस्से की वजह। पहली वजह है यूनिवर्सिटी की फीस में लगातार वृद्धि, दूसरी है परिवहन की कमी और तीसरी है अस्पतालों की बदहाली। इसीलिए वहां के लोग कहते हैं कि हम तो वापस कश्मीर में मिलना चाहते हैं, भारत से मिलना चाहते हैं। अक्सर लोग वहां पर यह कहते हैं। वैसे तो विरोध की आग पहले से ही सुलग रही थी, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में खराब नतीजों के बाद छात्रों की नाराजगी बढ़ गई। उसके रिएक्शन में पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत विश्वविद्यालय में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, जिसके बाद छात्रों के प्रदर्शन ने आंदोलन का रूप ले लिया। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यह मुद्दा अब सिर्फ फीस वृद्धि तक नहीं रह गया है। यहां के छात्र यहां पर यह कहे कि जेन जी आर्मी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। मतलब यह कि पीओके में पाकिस्तान की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पीओके को वहां के जेनजीज पाकिस्तान की सरकार से के कब्जे से मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली है। खुफिया एजेंसी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जेन जी वाले इस विरोध की रेंज सिर्फ पीओके तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में भी प्रदर्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में छात्र इस तरह सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं। जब भी जेन जी का जिक्र होता है, नेपाल का नाम जरूर आता है। पाकिस्तान में भी नेपाल वाला जेन जी प्रदर्शन ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह आपको बता दें, नेपाल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था तो युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब पीओके में भी इसी तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार और विकास की कमी जैसे मुद्दे भी उठ रहे हैं। वहीं छात्र विशेष रूप से परीक्षा बोर्डों की ई मार्किंग नीति से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि इस नीति से 10,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से वहां देशव्यापी आंदोलन का डर बना हुआ है। और अब बात पॉलिटिकल हाइड्रोजन बॉम्ब की। फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं जिसका कोड वर्ड है हाइड्रोजन बम। बिहार में प्रथम चरण की वोटिंग से ठीक पहले सियासत में यह बम फोड़ा गया है। कांग्रेस की वोट चोरी वाली वेब सीरीज का यह नया अध्याय है, नया एपिसोड है, जिसके डायरेक्टर हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस बार उन्होंने इसके तार ब्राजील तक जोड़ दिए हैं। उनके 1 घंटा 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही हिस्सा रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल होने लगे हैं। राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो उन्होंने वोट चोरी के ब्राजील मॉडल का भंडाफोड़ किया है। ऐसे में तो उन्होंने मीडिया के सामने कई दावे कर डाले, लेकिन ब्राजील मॉडल वाले हिस्से की चर्चा कुछ ज्यादा ही है। पिछली बार उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी का इल्जाम लगाया था। इस बार उन्होंने एच फाइल्स खोली, यानी उनका टारगेट हरियाणा था। एच फाइल्स को डिकोड करने से पहले ब्राजील मॉडल की ही बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने फोटो जारी करते हुए आरोप लगाया कि ब्राजील की मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में है। वो कहीं सीमा, कहीं स्वीटी तो कहीं सरस्वती के नाम से वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। राहुल का दावा है कि उसे 22 बार 10 पोलिंग बूथ में मतदान का मौका मिला है। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। सवाल यह है कि आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में कैसे आया? आखिर सीमा, स्वीटी और सरस्वती वाला मामला क्या है?
कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। दावा है कि इसके फटने से वोट चोरी का सरकारी सिस्टम एक्सपोज हो गया। राहुल के आरोपों के बाद सियासी गलियारे और सोशल मीडिया में उस मॉडल की चर्चा शुरू हो गई। लोग उस महिला के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। गूगल पे का एक लोड बढ़ गया कि आखिर ये है कौन। उसे लेकर कांग्रेस की ओर से भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। राहुल ने मॉडल की तस्वीर तो दिखाई लेकिन नाम नहीं लिया। अब यहीं से कांग्रेस नए विवाद में घिर गई, क्योंकि केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसी मॉडल की फोटो के साथ चुनाव आयोग को टैग किया। ये सवाल पूछा कि क्या आयोग को हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर और सबूतों की जरूरत है। केरल कांग्रेस ने इस मॉडल की पहचान मैथ्यूज फेरोरो के तौर पर बताई है, जो ब्राजील की नागरिक है। दोपहर 12:34 पर जानकारी साझा की गई, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। टीवी9 भारतवर्ष के फैक्ट चेक में पता चला है कि केरल कांग्रेस ने उस मॉडल का जो नाम बताया, असल में वो एक फोटोग्राफर का नाम है और इसी फोटोग्राफर ने इस मॉडल की ये तस्वीर क्लिक की है। वैसे केरल कांग्रेस इस मुद्दे पर कटाक्ष कर रही है। उसने एक और पोस्ट किया जिसमें बीजेपी का नाम ही बदल दिया। केरल कांग्रेस ने बीजेपी का नया नाम ब्राजील जनता पार्टी रखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की पूरी फाइल पर आते हैं। इसके एक हिस्से में बिहार के अंदर ऑपरेशन सरकार चोरी का आरोप है, तो दूसरा पार्ट हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी के सबूतों पर आधारित है। राहुल ने लगभग 1.25 घंटे तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए। कई किलो पेपर के साथ वो मीडिया के सामने हाजिर हुए। दस्तावेज का वजन इतना ज्यादा था कि ट्रॉली के सहारे मंच पर पहुंचना पड़ा। यह देखिए जरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बिहार के कई मतदाताओं को भी मंच पर बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। पूरे परिवार के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। दावा किया गया कि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बड़े आरोप निकलकर सामने आए हैं। पहला यह कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए। कांग्रेस 8 सीटों पर 22,000 से हारी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 90 सीटों में 48 हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 37 सीट मिली थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के 2 पोलिंग बूथों पर एक ही व्यक्ति को के 223 वोट मिले, इसलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी। उन्होंने सवाल उठाया कि 2 बूथ पर इतनी बार एक वोटर कैसे वोट डाल सकता है। राहुल के मुताबिक हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। 25 लाख वोट चोरी का मतलब है कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। हरियाणा की मतदाता सूची में 1,24,000 मतदाताओं के नाम फर्जी हैं। हरियाणा के साथ उन्होंने बिहार का चैप्टर भी खोला। इल्जाम लगाया कि राज्य में वोट चोरी हो रही है। कल ही पहले चरण में वहां 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक-एक पॉइंट का जवाब दिया। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, 8 में से 1 वोटर चोरी का। कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस नेता ही हराना चाहते हैं। क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, इज वाचिंग। दे हैव सीन माधेपुरा प्रेजेंटेशन, they have seen Anand presentation and now they have seen Haryana presentation. लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इशू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर
हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट करते हैं। मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी, सारे एग्जिट पोल पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन वोट चोरी कर बीजेपी ने सरकार बना ली। अब लोग सवाल यह पूछ रहे हैं कि आप तो एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? खैर, उन्होंने हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के एक बयान का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास सरकार बनाने की व्यवस्था है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू हरियाणा से के ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? राहुल गांधी के राजनीतिक हाइड्रोजन बम में कितना दम है, इसका नतीजा आने में थोड़ा वक्त है। कांग्रेस वोट चोरी के दावों पर चट्टान की तरह अड़ी हुई है, तो विरोधी भी चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। लेकिन मेरे भाई, देश से शिकायत है, देश चुप क्यों है? खदेड़ दो इनकी सरकार को, एक नई सरकार बनाओ। जहाँ हमारी सरकार बनती है, सत्यानिष्ठा से बनती है हमारी सरकार। राहुल गांधी जी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते रहते हैं, बांटने वाली बातें करते हैं, और झूठ का पलिंदा बनाने में, झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी जी बहुत काबिल है। आज के दिन का जो मेन मुद्दा है, राहुल जी ने जिसका पर्दाफाश किया है दुनिया के सामने, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे और माननीय प्रधानमंत्री जी दें कि हरियाणा के इलेक्शन में 25 लाख वोट चोरी कैसे हुए। वोट चोरी होता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। हम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुकर्म है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहना कि ये इलेक्शन कमीशन के अंदर फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। ये ईवीएम मशीनों में फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। ये इलेक्टोरल रोल में नहीं कर रहे होंगे, ये बिल्कुल कर रहे होंगे। जहां इनकी थोड़ी भी चलेगी वहां पे ये फर्जीवाड़ा पक्की बात है करेंगे। वैसे राहुल गांधी के वोट वाले हाइड्रोजन बम में कितना दम है और इसका वोटर्स पर कितना असर पड़ेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन भारतीय सेना पर दिए गए उनके एक बयान पर राजनीति तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार के कुटुंबा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां आरक्षण की, बल्कि आरक्षण पर बात हो रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश की 500 बड़ी कंपनियों में एक बड़े पद पर, बड़े कंपनियों में बड़े पदों पर एक भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर्फ 10% लोगों को ही धन और नौकरी मिलती है। इसके बाद राहुल गांधी ने इसमें सेना को भी शामिल कर लिया, तो बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, 90% लोगों का हिस्सा एक खास वर्ग द्वारा मारा जा रहा है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा, सेना का सिर्फ एक धर्म है, सैन्य धर्म, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। रक्षा मंत्री के अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्री भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गए। इस पर तीखी बयानबाजी वाली ये रील आपको देखनी चाहिए। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं।
सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा देश का तंत्र है, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, उसको टारगेट कर रहा है। आप देखेंगे वो आर्मी को टारगेट करेंगे। क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना मतलब आप देश को टारगेट कर रहा है, हमारे सिस्टम को। ये एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है। देश के एलओपी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा की खुद की सोच ऐसी है जो कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अगर हमारी सेना को जात पात धर्म मजहब में बांट कर देखने का काम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखद और कोई बात नहीं हो सकती। पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम आवास पर हुई है। पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और टूर्नामेंट में लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद उनके शानदार कमबैक की सराहना की है। पीएम ने अलग अलग खिलाड़ियों से उनके अनुभवों के बारे में बात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों से मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व को भी समझाया है। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होगा। 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। ये फेज इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 मंत्रियों का सियासी इम्तिहान इसी चरण में होना है। पहले चरण के बड़े चेहरों में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता शामिल हैं। हॉट सीट मोकामा में भी कल ही वोटिंग है, जहां से जेल में बंद अनंत सिंह मैदान में है। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज आप जरूर देखिएगा सुबह 6 बजे से ही। बिहार में पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। मुंगेर में जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय का समर्थन कर दिया। पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर आज 72 गरीब परिवारों को नया घर मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपते हुए कहा, माफिया किसी का नहीं होता। जो जमीन माफियाओं की गोद में थी वो अब गरीबों की गोद में है। कुछ घंटे पहले एयर इंडिया सहित कई अन्य एयरलाइंस की फ्लाइट्स में टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट अपने समय पर उड़ान नहीं भर सकी। ये टेक्निकल ग्लिच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित देश के कुछ दूसरे एयरपोर्ट पर भी रिपोर्ट किया गया। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया है कि थर्ड पार्टी नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत के चलते चेक इन सिस्टम ठप हो गया है। और यूपी के मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस से कटकर 6 महिलाओं की मौत हो गई। 2 सगी बहनें थीं। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर भीड़ ज्यादा होने पर कुछ श्रद्धालु ट्रैक पर उतर गए। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में महिलाएं आ गई हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अखंड प्रहार के नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर ने रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। यह अभ्यास ट्राई एक्सरसाइज त्रिशूल का हिस्सा है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी हो रही है। इस अभ्यास का मकसद है एकजुटता, आपसी तालमेल और लड़ाकू तैयारी को मजबूत बनाना। अमेरिका के लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक यूपीएस कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि विमान में कम से कम 38,000 गैलन जेट ईंधन था। क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई और इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में युवा खिलाड़ियों जैसे यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल को जगह मिली है, जबकि तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज संभालेंगे। इस टीम में लंबे समय के बाद एक बार फिर से ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है। ऋषभ टीम के उपकप्तान हैं। अगली खबर जरा ध्यान से देखिए। जो कुछ नेता होते हैं वो अगर खुलकर बताने लगे कि वो नेता से ज्यादा बड़ा कुछ और है तो फिर आप क्या कहेंगे। खबर यूपी से। बीजेपी सांसद
देवेंद्र सिंह भोले ने भरी मीटिंग में कह दिया, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, मैं कानपुर देहात का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं। वैसे तो नेता अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांसद देवेंद्र सिंह भोला अपनी ही पार्टी के एक नेता पर ऐसा भड़के कि खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताने लगे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बट ऑब्वियस है, मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का है, जहां जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए दिशा कमेटी की बैठक हो रही थी। बैठक में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी और जिले के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा होता है, लेकिन मामला उस वक्त बिगड़ गया जब पूर्व सांसद एक्सक्यूज मी अनिल शुक्ल वारसी ने अपनी ही पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले को गुंडा कह दिया। इसके बाद बैठक में गर्मागर्मी बढ़ गई, दोनों नेता अपनी अपनी कुर्सियों से उठ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। थोड़ा सा एम्बियंस अब करिए जरा, ये देखिए जरा, देख रहे हैं आप, ये नेता है। फिर वहां मौजूद अधिकारी जो थे वो हैरान रह गए। मौके पर मौजूद डीएम और एसपी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों बीजेपी नेताओं का यह विवाद जातीय रंग भी ले चुका था। फिर से एम्बियंस अप करिए जरा, ये देखिए। पूर्व सांसद के गुंडे कहे जाने का जवाब सांसद ने ब्राह्मणवाद वाले आरोपों से दे दिया। अरे ठंड रखो जी, ठंड। काफी देर तक अधिकारी बीच बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन पूर्व सांसद वारसी और वर्तमान सांसद देवेंद्र भोले के बीच जुबानी जंग जारी रही। पूर्व सांसद वारसी चिल्लाते रहे कि अगर आप गुंडे हैं तो मुझे मार डालिए। थोड़ा इनको व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन। खैर, इस बीच बैठक अचानक खत्म कर दी गई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल ने आरोप लगाया कि सांसद भोले ने दिशा समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया है जो आम लोगों को टारगेट करते हैं, फैक्ट्री मालिकों से भी वसूली करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं। इसके जवाब में सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा, अगर गुंडों की बात है तो मैं ही सबसे बड़ा गुंडा हूं, मुझसे बड़ा हिस्ट्री शीटर तो कानपुर देहात में कोई नहीं है। सोचिए, वहां पर एसपी थे, डीएम थे, उसके बाद ये गुनाह कबूल कर रहे हैं, मतलब कुछ कह रहे हैं अपने बारे में। अपनी ही पार्टी के दो नेताओं के इस टकराव पर बीजेपी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ये भी ऑब्वियस है, लेकिन विपक्षी नेता इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने लिखा है, क्या कहते हैं अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व के हाथ में कटोरा, वर्तमान के हाथ में मलाई है, यह झगड़ा कुछ और नहीं, बस बंटवारे की लड़ाई है। ये यहाँ का जो दिशा का चेयरमैन है मिस्टर देवेंद्र सिंह भोले, यहाँ पे अपने 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। मैं यहाँ से शासन को लिखूंगा कि शासन का अधिकारी और भारत सरकार को लिखूंगा, भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री शीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। भारतीय जनता पार्टी के क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये नया परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सामाजिक सौहार्द, धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति ध्रुवीकरण करके समाज को बांटने की कोशिश किया था,
अब उसके अपने घर में जब आग लगी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं। भाजपा के लोग बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बंदरबाट के लिए और कथित रूप से थाने की कमाई की बंदरबाट के लिए भारतीय जनता पार्टी के क्या छोटे क्या बड़े नेता सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, सारे इंजन आपस में लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार कान में रुई डाल करके बैठी है या तेल डाल करके बैठी है कि उन्हें अपने पूर्व सांसदों की कानपुर में लड़ाइयां नजर नहीं आ रही। पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी बीएसपी के टिकट पर सांसद बने थे। वर्ष 2014 में वर्तमान सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने उन्हें हरा दिया था। उफ, ये मामला है। लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल उनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए फिलहाल एक ही पार्टी में होकर भी दोनों नेता कई बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जुलाई 2025 में अनिल शुक्ल और उनकी पत्नी ने कानपुर देहात की कोतवाली में 6 घंटे धरना दिया था। कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया था। तब भी पूर्व सांसद वारसी ने वर्तमान सांसद देवेंद्र भोले के खिलाफ बयान दिया था। कहा था कि अगर उनकी पत्नी बीजेपी सरकार में मंत्री ना होती तो वो खुद चुनाव लड़ते और देवेंद्र भोले को हरा देते। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब भोले सिंह को औकात बता देता उनको। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते? कहीं की कहीं जहाँ इतना हारे थे तो एक और ये भी हारता। लेकिन हमने जो है कि हम इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं, सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। और बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के बाराचट्टी में एनडीए प्रत्याशी ज्योति देवी पर हमला किया गया है। गया जी के बाराचट्टी से हम प्रत्याशी हैं ज्योति देवी। हमले में ज्योति देवी को गंभीर चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको।